हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी अक्षय की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात आज से कई साल पुरानी है। ये बात बताते हैं लोग कि 1890 की है। उस समय हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। हर जगह पर लोग आज़ादी की मांग कर रहे थे। ये जो घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना लखनऊ में घटी थी। कहा जाता है कि लखनऊ से 30 किलोमीटर की दूरी पर उस समय गांव हुआ करता था। ये घटना उसी गांव की है। उस समय वहां का जो राजा था, कहते हैं कि वो राजा के राज में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजा से ही मदद लेकर अपनी जिंदगी गुजारते थे। यानी खाना पीना जो भी था वो राजा ही उन्हें प्रोवाइड करवाता था। एक दिन की बात है कि वहां पर एक औरत रहती थी जिसके बारे में उन लोगों को ये पता चला कि उस औरत की मौत हो गई है। पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को उस औरत के बारे में बता दूं कि वो औरत दिन भर तो घर में रहती, लेकिन शाम होते ही वो अपने घर को ऐसे ही खुला रखकर कहीं चले जाती और वो फिर अगली सुबह आती। कई सारे लोगों ने उसके बारे में जानने की कोशिश भी की थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। गांव में एक अफवाह भी फैल रखी थी कि वो औरत जो है वो काला जादू करने के लिए किसी जंगल में जाकर बैठती है या अपनी क्रियाएं करने के लिए वो कहीं और जाती है, अपने घर से दूर। इस बात में कितनी सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता था। एक दिन फिर कुछ अजीब सा हुआ। वो ये था कि अचानक से उस औरत की मौत हो गई और ये बात लोगों को 3 दिन के बाद में पता चली। वो भी कुछ ऐसा था कि एक दिन उसी गांव में रहने वाले 2 लोग उसके घर पर किसी काम के लिए गए हुए थे। घर का दरवाजा एज यूजुअल खुला ही था। जब अंदर जाकर देखा तो पाया कि वो एक जगह पर लेटी हुई थी। उन दोनों आदमी को लगा कि ये शायद सो रही होगी। उसे नींद से जगाने की जब कोशिश की गई तब वो उठी ही नहीं। उसके बाद में एक अजीब बात पता चली कि उसी गांव में रहने वाली एक औरत का ऐसा कहना था कि वो भी 2-3 दिन पहले उसके पास गई हुई थी किसी काम से। वो औरत उसी जगह पर वैसे ही सोई हुई थी। तो उसने सोचा कि ये औरत सो रही है, मैं बाद में आकर इससे मिलती हूँ या जो भी काम रहेगा वो बाद में करवा लूंगी। लेकिन उसके बाद में उसका जाना हुआ ही नहीं। ऐसे पता चला कि वो 3 दिन तक उसी घर में मरी पड़ी थी। उसके बाद में वो दोनों लोगों ने जब देखा कि वो मर गई है तो राजा को इस बारे में बोला गया। राजा का ऐसा कहना था कि ये औरत काला जादू करती थी और इसे इसी के घर में दफना दिया जाए। लोगों ने भी सोचा कि यही ठीक भी रहेगा। वहीं पर गड्ढा खोदकर उसे अपने ही घर के अंदर गाड़ दिया गया और उसके जो घर का दरवाजा था उस पर ताला लगा दिया गया और कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाएं करके उस ताले को अच्छी तरह से बंदिश में ले लिया गया था। इसके बाद में लोगों का कहना यह था कि जिस दिन से उस औरत को गाड़ा गया उस दिन से उस घर में से कुछ आवाजें आना शुरू हो गई। जैसे ही सूरज डूबता घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें, कभी किसी की लड़ाई करने की आवाजें सुनाई देती और ऐसा लगता कि घर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। अब कुछ दिन और बीते कि गांव में एक अजीब सा माहौल बनने लगा और वो ये था कि 7 दिन के अंदर 7 मौतें हो चुकी थी। इस बारे में कोई नहीं जानता था। सबकी मौत एक ही जैसी हुई थी। कहते हैं कि रात में वही औरत लोगों को दिखाई देती, यानी कि जाकर लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती। जो भी दरवाजा खोलता वो एकदम से गिर जाता। लोग इस बात से परेशान थे। इस बारे में भी एक औरत से पता चला। हुआ कुछ ऐसा कि एक रात में जब उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई और उसके आदमी ने दरवाजा खोला, तब वो पत्नी यानी वो औरत
उसके आदमी के पीछे ही खड़ी हुई थी। वो भी गई हुई थी कि इतनी रात में दरवाजा कौन ठोक रहा है, मैं भी देखूंगी। लेकिन जैसे ही उसके आदमी ने दरवाजा खोला तो उस औरत ने पीछे खड़े होकर देखा कि ये तो वही डायन थी जो कि मर चुकी थी। उसने अपना हाथ लंबा करके उस आदमी के सीने पर जोर से वार किया, जिसके बाद उसका सीना फट गया और अंदर से निकालकर कुछ खा गया। दोस्तों, जो सांप के साथ मौत हुई थी सभी के साथ यही था। लोग उसे पहले तो जंगली जानवर का नाम दे रहे थे कि जंगली जानवर ने हमला किया रहेगा, लेकिन जिस रात उस औरत ने ये सारी चीज देखी तो उसे समझ में आ गया कि असली में घटना क्या हो रही है। इसके बाद जाकर उसने ये सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा कि अगर वही औरत आप लोगों को दिखाई देती है तो हो ना हो उसी औरत का भूत या उसी औरत की आत्मा लोगों को मार रही है। फिर आसपास के लोगों में ये बात आग की तरह फैल गई। उसके बाद इसका समाधान कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा निकाला कि उसी गड्ढे से उस औरत को निकालते हैं और एक बड़ा सा ताबूत ले आते हैं। उस ताबूत में बहुत सारा चारा और घास फूस रख दी गई, जिसके बाद उसमें तेल डाल दिया गया ताकि उसमें अच्छे से आग पकड़ी जाए और फिर उस औरत की डेड बॉडी को उसी में डालकर जला दिया जाए और दोबारा से उसे दफना दिया जाएगा। जब उस औरत की लाश को खोदकर निकाला गया तब उसकी लाश बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि गाड़े थे, लेकिन एक बात बहुत अजीब ये थी कि अब उसकी लाश में कोई भी हड्डी ही नहीं बची थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब आदमी मर जाता है तो उसकी लाश अकड़ जाती है, लेकिन इसकी लाश अब भी एकदम नॉर्मल थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लाश है। और जैसा कि हाथ पैर स्ट्रांग होते हैं हड्डियों की वजह से, लेकिन उसके हाथ और पैर पकड़ने पर यूं समझ में आ रहा था कि किसी ने या तो बॉडी के अंदर ही हड्डियों का चूरा कर दिया है या फिर इसके शरीर में से उस हड्डियों को निकाल दिया गया है। उसका जो फेस था वो तो एकदम नॉर्मल था, बस सर के ऊपर एक कटा हुआ निशान दिखाई दे रहा था जिसमें से कंटिन्यूसली खून जा रहा था। जब उसे बाहर निकालकर सारी क्रिया करने लगे, लगभग आधे से पौना घंटा लगा था, उस समय भी उसके सर से खून का बहना बिल्कुल नहीं रुका। खून निकलते ही जा रहा था। लोगों ने वो ताबूत में घास डालकर चारा डालकर आग लगा दी और उसके बाद उस औरत की लाश को उस ताबूत में डाल दिया। अब जितने लोग थे वो सभी लोग ये देखने लगे कि वो औरत की लाश उसमें जल रही है। इसके बाद उसको अंदर गड्ढे के अंदर गाड़ दिया गया और फिर से दोबारा ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अब लोगों को लगा कि शायद जो भी था वो सब खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर भी वो लोग गलत थे। अगले ही रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों का दिल दहला दिया। एक औरत का ऐसा कहना था कि देर रात जब वो अपने घर में सो रही थी तब दोबारा से किसी की दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। इस बार उसने जाकर दरवाजा नहीं खोला, वो जाकर घर की खिड़की में से देखने लगी तो उसने देखा कि ये वही औरत थी जिसका पूरा शरीर जला हुआ था। उसका चेहरा भी बुरी तरह से जल चुका था और उसके माथे पर जो कट था, जो उसने सुन रखा था आदमियों से कि उसमें से खून बह रहा था, सेम वैसा ही था कि अब भी उसमें से काले रंग का खून निकलते ही जा रहा था। वो औरत ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और उसने दरवाजा ना ही खोलने का सोचा। अगली सुबह में उठकर उसने बात गांव के लोगों को बताई। कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास कर गए और कुछ नहीं। वो गांव में हर किसी से एक ही बात कह रही थी कि कुछ भी हो जाए, अगर रात में आप लोगों को खटखटाने की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। लोगों ने दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन अब जैसे ही 2-3 रात और गुजरी और दूसरे लोगों ने भी उसे देखा, तब गांव के सब लोग इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गए कि उसकी जलती हुई लाश जैसी थी, सेम वैसी ही उसकी आत्मा भी आकर दरवाजे को खटखटाती है। दोबारा से ये सारी बात राजा को बताई गई। राजा ने कहा कि अब इसका कोई और समाधान निकालना होगा। फिर राजा ने
आसपास के लोगों में और ज्यादा इस बारे में पूछताछ करनी शुरू की। एक आदमी से ये बात पता चली कि उसके लिए कुछ अलग सी क्रिया होगी जो उसके घर के अंदर अकेला ही वो बैठकर करेगा। राजा ने कहा कि ठीक है। उसके बाद में उसने एक बात राजा से अकेले में कही थी और उसने कहा कि ये बात किसी को नहीं मालूम पड़ना चाहिए। लोग उस पर भी मान गए। वो घर के अंदर गया और सुबह में जब सूरज निकला तब वो घर से बाहर आया। एक डरा देने वाली बात ये थी कि अब उस आदमी के सर पर भी एक कटा हुआ निशान दिख रहा था, जैसा कि उस चुड़ैल के सर पर था। और उस आदमी के सर से भी खून जा रहा था, लेकिन उसने कपड़े को टाइट बांध कर रखा था कि खून ज्यादा नहीं बहना चाहिए। वो वहां से बाहर आया और राजा से बस इतना कहा कि जो अब मैंने आपसे कहा था वही करो। उसके बाद तुरंत ही उसकी जो घर था या झोपड़ी थी उसे वहां पर तोड़ दिया गया और वो एकदम प्लेन मैदान बन गया। कहा जाता है कि उसके बाद में वो आत्मा या वो डायन या वो चुड़ैल कभी किसी को दोबारा नहीं दिखाई दी। और रही बात उस आदमी की जिसके सर पर कट लग गया था या उस चुड़ैल ने काट दिया होगा, वो आदमी 3 दिन तक जिंदा रहा। और तीसरे दिन उसने गांव में एक आदमी को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि जब मैं मर जाऊं तब मेरे शरीर को यहाँ पर मत जलाना, इसे यहाँ से कहीं दूर ले जाना और वहां ले जाकर जलाना। उसके बाद में उसके शरीर को लोगों की नजरों से कहीं दूर ले जाकर 3 लोगों ने जला दिया। कहा जाता है कि वो 3 लोग भी जहाँ पर उसे जलाया गया था उसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर हम बता देंगे तो हो सकता है कि गांव वालों पर दोबारा से वही मुसीबत आ पड़े। दोस्तों, ये कहानी मैंने वेबसाइट से ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शुरू करने से पहले मैं आप में से उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे दूसरी चैनल के लिंक्स दिए, और ये वो लिंक्स थे जिन्होंने हमारी कहानियाँ कॉपी कर रखी हुई थी, बल्कि यूँ कहिए कि पूरी हमारी जो वीडियोस होती है उसे कॉपी पेस्ट करके अपने चैनल पर चिपकाया हुआ था। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इंस्टा पर उस चैनल के लिंक भेजे, जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर उन चैनल्स के लिंक भेजे हैं। मैं आगे भी आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस कोई भी दूसरे चैनल पर दिखे तो मुझे उस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है। ये घटना 2019 की है। उस समय मैं अपने दोस्तों के साथ गुजरात हाईवे पर खाना खाने के लिए गया हुआ था। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो हाईवे मुंबई से गुजरात के लिए जाता है ये उसी हाईवे की घटना है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो महाराष्ट्र में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं वो लोग उस हाईवे के बारे में ज़रूर जानते होंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो उस हाईवे पर घटी है, और ऐसी कई सारी सच्ची घटना है जिनके बाद लोगों को कुछ ऐसा हुआ जो हमारी सोच से परे था। कुछ लोग उनमें से पागल हो गए तो कुछ मारे गए, और कुछ तो ऐसे हैं कि वो आज भी जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो घर से भागकर उसी हाईवे पर जाकर रहने लग जाते हैं। दोस्तों, मैं अपनी घटना शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। हमारे कुछ रिश्तेदार गुजरात में ही रहते हैं। उन लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे ही पास में एक फैमिली रहा करती थी जिसमें लड़का जो था वो वहाँ पर प्राइवेट टैक्सी चलाता था। उसके पास वाइट कलर की ओमनी कार थी। वो उसी में शेयरिंग लोगों को लेकर जाता था और लेकर आता था। एक रात वो कहीं से खाली लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने एक औरत को देखा जो कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी, और उसके कपड़े कुछ ऐसे थे जैसा कि विधवा लोग पहनते हैं। फुल आस्तीन का ब्लाउज था और साड़ी थी। उसके साथ में उसका एक दोस्त भी था जिसका कहना ये था कि ये हो सकता है कोई भिखारी होगी, भीख मांगने के लिए रास्ते पर घूम रही होगी। जो गाड़ी चला रहा था उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता।
भिखारी भी वहां पर भीख मांगते हैं जहां पर लोगों की आबादी होती है। यहाँ तो कुछ नहीं है, रास्ते के दोनों तरफ बस जंगली इलाका है, यहाँ पर वो भीख कैसे मांगेगी। और वो अपने दोस्त से डिबेट करने लगा कि मुझे नहीं लगता है कि ये भिखारी है। उन लोग जब ये बात कर रहे थे तभी वो औरत रास्ते के साइड में जाकर खड़ी हुई और एकदम से उस घने जंगल जैसे इलाके में घुस गई। वहां तो कोई घर भी नहीं था। ये बात देखकर दोनों को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि हम लोगों ने ये क्या देखा है। लेकिन जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसने कहा कि इस समय हमें घर पर जल्दी निकल जाना ही ठीक रहेगा। दोनों के दोनों वहां से निकलकर घर के लिए आ गए। रात में जब वो लड़का सोया तभी उसे सपने में वही औरत दिखाई दी और वो कह रही थी दोनों हाथों को आगे करके कि मेरे पास आ जाओ। लड़के का सपना भी कुछ अजीब सा था कि वो सपने में ही खुद को रोक नहीं पा रहा था उसके पास जाने, और वो उसके पास चला गया। बाद में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। जब अगली सुबह में वो उठा तब वो कुछ बहकी बहकी बातें करने लगा, सपने के बारे में बताने लगा। लोग उसके घर के समझ नहीं पाए और एकदम से जो उसके घर में उसका बड़ा भाई था वो कहने लगा कि इसे किसी तांत्रिक के पास लेकर चलते हैं या फिर किसी ओझा के पास लेकर जाते हैं जो इसका झाड़ फूक करके उतारा करेगा। उसके बाद उसे पास ही के एक तांत्रिक के पास ले जाया गया, जिसके बाद में उसकी हालत तो अच्छी नहीं हुई बल्कि इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि अब वो पागल हो गया। लोगों का कहना ऐसा भी था कि अगर दोबारा से उसे उस तांत्रिक के पास ले जाते तो शायद वो मर भी जाता। दोस्तों, ये तो मैंने आपको दूसरे की घटना बताया। अब मैं आपको मेरी खुद की घटना बताता हूँ। हम लोगों ने गुजरात हाईवे से कुछ 30 किलोमीटर अंदर एक फार्म हाउस लिया हुआ था, इसलिए बार बार हमारा उस रास्ते पर आना जाना लगा ही रहता था। एक रात की बात है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बारिश के मौसम में फार्म हाउस के लिए निकला हुआ था। मेरे घर से फार्म हाउस काफी दूर था, लगभग 270 किलोमीटर के आसपास दूर होगा। जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तभी मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा कि गाड़ी एक साइड में कहीं रुका दे, मुझे बहुत जोर से 1 नंबर जाना है। मैंने गाड़ी को साइड में रुकाया। वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरा कि अब दोबारा से गाड़ी में बैठकर कहने लगा कि नहीं नहीं चल, ये जगह सही नहीं है। मैं हंसते हुए कहने लगा, कह रहे तू डर रहा है क्या, चल मैं भी चलता हूँ। वो मुझे गुस्से से देखकर कहने लगा, तुझे जितना बता रहा हूँ बस उतना कर, यहाँ से निकल जल्दी। हम लोग वहां से निकल गए। रात के कुछ 12 बज चुके थे हमें फार्म हाउस तक पहुंचने में। जब हम लोग फार्म हाउस पर पहुंचे तभी वहां से कुछ 4 किलोमीटर पहले बिल्कुल सुनसान सा इलाका शुरू होता था और 4 किलोमीटर पहले ही उस जगह का आखिरी गांव था, जिसके बाद कोई गांव भी नहीं पड़ता था। दोनों ही वहां पर जा रहे थे और जाते जाते थोड़ी ही देर के बाद में हम लोगों ने देखा कि एक आदमी और औरत एक मुर्गी के पीछे भाग रहे हैं। वो देखकर हम लोगों को समझ में नहीं आया कि ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त हंसते हुए कहने लगा कि इतनी रात में भी देख ये लोग मुर्गी पकड़ रहे हैं। हमें भी लगा कि क्या पता ये क्या है। फिर हमने देखा कि वहां पर जो ईंटें होती हैं उसकी भट्टी बंधी हुई थी। वो ईंटे की जो भट्टी थी उन लोगों ने उस मुर्गी को पकड़कर उस ईंटे की भट्टी में फेंक दिया। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ये लोग मुर्गी क्या उसमें डालने के लिए पकड़ रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा कि जाने दे, अभी बाहर निकलना ठीक नहीं है। इन लोगों की कुछ क्रियाएं होती है जिसमें बलि देना होता है, या कुछ ऐसे काले जादू भी होते हैं जिसमें बलि के तौर पर मुर्गी को या किसी जानवर को आग में फेंक दिया जाता है। मुझे भी ये बात ठीक नहीं लगी। हम लोग वहां से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही मैं अपने फार्म हाउस के गेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वही आदमी औरत सामने गेट के खड़े हुए थे। मेरे साथ जो मेरे दोस्त भी थे वो भी देखकर दंग रह गए कि हम तो गाड़ी से आए, ये लोग क्या इतनी तेजी से आगे बढ़कर यहाँ पर पहुंच गए हैं या फिर ये हमारा वहम है। हम अभी कुछ जान पाते कि उससे पहले वो जो आदमी था वो दौड़ते हुए हमारी गाड़ी के पास आया और एकदम से गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। जो औरत थी वो गेट के ही पास खड़ी थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि गाड़ी से उतरना किसी के लिए भी ठीक नहीं है,
इसीलिए सब लोग गाड़ी में ही बैठे रहो। हम गाड़ी को रिवर्स लेकर दूसरी जगह से मोड़कर अंदर जाना चाहते थे, लेकिन जैसा ही गाड़ी को पीछे ले रहे थे वो आदमी और करीब आता जा रहा था। फिर एकदम से वो औरत भागते हुए उस आदमी के पास आई, उसे पकड़ा और जो हमारे फार्म हाउस के गेट के पास एक तालाब था उसे घसीटते हुए ले जाकर वो दोनों ही उसमें कूद गए। ये हमने क्या देखा था हम खुद नहीं समझ पाए। जैसे ही वो दोनों उसमें कूदे तभी हम सब के सब गाड़ी से निकले और देखने लगे कि ये क्या था, ऐसे कैसे ये दोनों कूद गए। जब जाकर देखा तो पाया कि वहां तो कुछ भी नहीं था। ये दोनों कूद गए हैं लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रहे। मेरे दोस्त ने कहा कि चल यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ पर रुकना ठीक नहीं लग रहा। हम लोग जल्दी से फार्म हाउस का गेट खोलकर फार्म हाउस में चले गए। जो केयरटेकर था वो रात में तो नहीं रुकता था, लेकिन सुबह में 8 बजे वो आ जाता था। जब वो सुबह में 8 बजे आया तब हम लोगों ने उससे पूछा कि पिछली रात में हम लोगों ने ये क्या देखा था। उसका कहना था कि जो आप लोगों ने देखा वो एक छलावा था और ऐसा कई बार गांव में देखा गया। इसके साथ में उसका ये भी कहना था कि आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि आप लोग बच गए, वरना कई बार तो वो लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। और फिर उसने भी एक छोटी सी घटना बताई। उसका कहना यह था कि मालिक, अगर आपको याद होगा तो पहले मैं रात में भी यहीं पर रुकता था। मैंने कहा हाँ याद तो है मुझे। फिर तुमने कहा कि घर पर बीवी अकेली रहती है इसलिए घर जाना पड़ेगा। वो हंसते हुए कहने लगा कि मैंने झूठ कहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जब एक रात में मैं यहाँ पर रुका हुआ था तभी मैंने भी गेट के पास एक आदमी और औरत को देखा था और वो दोनों भी मुझे देखकर घूरने लगे, फिर मेरे पास आने लगे। जैसा आपके साथ हुआ वैसा ही हुआ उस दिन भी, कि वो आदमी पहले मेरे पास आया लेकिन पीछे से औरत भागते हुए आई, उसे पकड़कर घसीटकर उस तालाब के पास ले गई और दोनों ही तालाब में कूद गए, फिर कहीं गायब हो गए। मैं समझ गया था कि यहाँ पर मेरी जान को खतरा है, इसीलिए मैंने उसी समय ये सोच लिया था कि अब से रात में यहाँ नहीं रुकूंगा। और अगले दिन आपके पिताजी से बात करके मैं रात में यहाँ पर ड्यूटी नहीं करने लगा। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली घटना की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी वैशाली जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात आज से लगभग 20 साल पुरानी है। उस समय मेरी उम्र कुछ 18 या 19 साल की होगी। मुझे जहाँ तक याद है मेरे पापा पोस्टमैन का काम किया करते थे। फिर उन्हें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से उन्होंने उस काम को छोड़ दिया और काम छोड़ने के बाद हम लोगों ने जिस जगह पर रहते थे उस जगह को भी छोड़ना ठीक समझा, क्योंकि वहाँ पर हमें और भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो हम लोग जिस जगह पर रहते थे वहाँ से लगभग 150 या पौने 200 किलोमीटर की दूरी पर मेरे पापा के एक बहुत अच्छे फ्रेंड रहते थे। हम सभी लोग उनके पास चले गए। उन्होंने हमारे लिए एक अच्छा सा घर देख कर रखा था। जहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए वो एरिया काफ़ी अच्छा था। वैसे तो काफ़ी सुनसान था, आसपास ना ही तो कोई बिल्डिंग थी और ना ही किसी चीज़ की कोई दिक्कत थी, इसीलिए मुझे भी वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा। मैं वहीं पर अपने पापा से कहने लगी कि पापा, अगर हमें यहाँ अच्छा लगेगा तो इस घर को हम खरीद लेंगे। पापा मुस्कुराते हुए मुझसे बोलने लगे, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो हमें शुरू के दिनों में तो बहुत अच्छा लगने लगा, परंतु एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आने लगी कि सूरज डूबने के बाद हम जब भी अपने एक बिल्डिंग में आते थे या यूँ कहिए कि अपने घर पर आते थे तो हमें हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई हमारे साथ में चल रहा है, भले ही वो हमें दिखाई नहीं देता। वैसे वो बिल्डिंग तो कुछ 4 फ्लोर की ही थी, लेकिन उसमें जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर की बात की जाए तो सिर्फ एक टेनेंट रहता था, सेकंड फ्लोर पर कोई नहीं था, थर्ड पर हम लोग रहा करते थे, यानी पूरे बिल्डिंग में सिर्फ 2 ही टेनेंट थे। जब मैंने मेरे पिताजी से ये बात पूछी कि बिल्डिंग में खाली 2 ही लोग रहते हैं, पिताजी ने कहा कि दरअसल इसके आसपास कुछ है भी तो नहीं, लोग यहाँ पर आकर क्या करेंगे। हमारा कुछ काम ऐसा ज़रूरी है नहीं कि हमें बार बार यहाँ से कहीं दूर जाना पड़े, इसीलिए हमारे लिए ठीक है। जो फर्स्ट फ्लोर पे टेनेंट रहते थे
वो एक कपल थे और उनके 2 बच्चे भी थे। जब हम उस बिल्डिंग में जाकर रहने लगे और 8 या 10 दिन के बाद हमारी उन लोगों से दोस्ती हुई, तो उस आंटी ने मुझे बताया कि वो लोग अब बहुत जल्दी ही उस घर को छोड़कर चले जाएंगे। मैंने जब उनसे ये बात सुनी तो मैं उनसे कहने लगी कि ऐसा क्यों आप लोग इस घर को छोड़कर जा रहे हो? आंटी ने मुझे देखते हुए कहा, बेटा अभी आप लोग यहाँ पर आए हो, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। शायद मैं कहूँगी तो आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। उनके जो हस्बैंड थे वो फिजिकली फिट नहीं थे, जिस वजह से वो आंटी उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर कहीं पे भी ले जाना होता तो धक्का देकर ले जाती थी, और घर में भी वो अंकल व्हीलचेयर पर ही बैठकर अपना कोई भी काम किया करते थे। उस समय तो मैंने आंटी की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और शायद मेरी मम्मी भी मेरे साथ में थी, इसी वजह से वो मुझे सारी बातें खुलकर नहीं समझा पाई। लेकिन उसके 2 दिन के बाद जब मैं उनके घर पर कुछ देने के लिए गई तो मैंने देखा कि आंटी अपने सर पर हाथ रखकर रो रही थी और अंकल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिख रही थी। उनके मुंह में से थूक गिर रहा था और उन्होंने अपनी गर्दन को अपने बाएं कंधे पर मानो ऐसा छोड़ दिया था जैसे कि वो एक जिंदा लाश हो गए हो। मैं उन्हें देखकर ये सोचने लगी कि पता नहीं इन्हें अचानक क्या हो गया। मैं आंटी के पास गई और उनसे कहने लगी कि क्या बात है, क्या हो गया आंटी? तो आंटी कहने लगे, मैंने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पर बहुत दिक्कत है। फिर मैंने आंटी से कहा, आंटी आप मुझे बताओ, साफ साफ बताओ यहाँ पर क्या है। आंटी ने बताया कि यहाँ पर 2 आत्माओं का वास है। इस बिल्डिंग में 2 आत्माएं रहती है, इसी वजह से इस बिल्डिंग में टेनेंट आकर रहते नहीं हैं, और जो आते हैं तो वो मुश्किल से 2 महीने के अंदर अंदर इस घर को खाली करके चले जाते हैं। हमारे पास पैसों की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने की वजह से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आंटी ने यह भी बताया कि अंकल पहले से ही ऐसे नहीं थे। यहाँ आने के बाद वो जब सीढ़ियाँ उतर रहे थे तब अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उन्हें पीछे से ज़ोर से धक्का दिया, जिस वजह से उनकी दोनों पैरों की हड्डी टूट गई और उनके शरीर का जो निचला हिस्सा था उसमें पैरालिसिस हो गया। मैंने जब ये सारी बात उस आंटी से सुनी तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आंटी का ये भी कहना था कि हमारे घर में जो तुम्हें इतनी भगवानों की फ़ोटो और इतनी भगवान की मूर्तियाँ दिख रही है वो इसी वजह से है। इसके बाद उस आंटी ने कहा कि घर में ये मूर्ति की वजह से और भगवान की फ़ोटो की वजह से वो आत्माएं हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। मैंने कहा कि आंटी फिर अंकल ऐसी हालत में क्यों है? जिस पर आंटी ने कहा कि दरअसल हम लोग बाहर जा रहे थे तो मैंने अंकल को बाहर निकाला हुआ था और मैं घर को लॉक कर रही थी। पता नहीं कैसे अपने आप इनकी व्हीलचेयर को किसी ने धक्का देकर दोबारा सीढ़ियों पर से गिरा दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्हें कहीं पर भी गहरी चोट नहीं आई थी और अंकल एकदम अधमरे हो चुके थे। मैंने ये सब बातें सुनी और तुरंत भागते हुए अपनी मम्मी पापा के पास चले गई, जाकर उन्हें सारी बात बता दी। जिसके बाद मुझे और एक अजीब बात पता चली। मेरी मम्मी का कहना यह था कि उन्हें भी हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई तो है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मम्मी का कहना यह था कि जब मैंने गैस चालू करी खाना बनाने के लिए तो गैस की फ्लेम इतनी ज़्यादा ज़ोर से निकली कि मानो मेरी मम्मी के चेहरे में और उस फ्लेम में लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर का ही फ़र्क रह गया था, नहीं तो मेरी मम्मी का चेहरा बुरी तरह से जल गया होता। पापा का इसके बाद ये कहना था कि जब पापा नहाने के लिए बाथरूम में गए तो उन्हें ऐसा लगा कि बाथरूम में कोई उन्हें जानबूझकर धक्का दे रहा है। पापा को एक बार ऐसा भी लगा कि हो सकता है मेरा पैर फिसल रहा होगा या ये मेरा वहम होगा, लेकिन ऐसा 3-4 बार हो चुका था। मैंने मम्मी पापा से कहा कि अब जितना जल्दी हो जाए इस घर को छोड़ देना ही ठीक है। उसी दिन तुरंत उसी पल हम लोग अपने उस घर को छोड़कर मेरे पापा के दोस्त के वहाँ चले गए रहने के लिए और लगभग 15 दिन वहीं पर रहे जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिला। हम लोगों ने सामान भी शिफ्ट नहीं किया था। जब सामान शिफ्ट करने के लिए हम लोग अपने पुराने घर पर गए 15 दिन बाद, तब पता चला कि जो अंकल फिजिकली फिट नहीं थे उनकी अब डेथ हो चुकी है और वो आंटी पागल हो चुकी थी। जो उनके दोनों बच्चे थे उन्हें पता नहीं किसी ने तो एडॉप्ट कर लिया था। मैंने जब ये सब देखा
तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और फिर मैंने मम्मी से कहा कि अच्छा हुआ हम लोग इस घर को उसी दिन छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी ऐप बीती हॉरर स्टोरीज इन हिंदी चैनल के माध्यम से मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर की। दोस्तों, इसी के साथ वैशाली जी लिखती है कि अगर आप में से कभी भी कोई नया घर देखने जा रहा है तो पहले उस घर के बारे में अच्छे से पूछताछ कर लेना, उसके बाद ही उस घर में गृह प्रवेश करना। तो ये थी वैशाली जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी विष्णु ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विष्णु है। मैं वैसे तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, लेकिन बिलोंग करता हूँ साउथ इंडिया से। ये घटना 2011 की है। उस समय मैं और मेरे पिताजी हम दोनों ही एक फैक्ट्री में काम करते थे। मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही तो मैं। हमारी सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए घर का खर्चा चलाने दोनों को ही काम करना पड़ता था। मैं उस समय पढ़ाई भी किया करता था और साथ में काम भी, इसीलिए मैं नाइट शिफ्ट करता था और मेरे पिताजी डे शिफ्ट करते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिस वजह से हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और हमें ज़्यादा काम भी करना पड़ रहा था। तो इसीलिए मेरे पिताजी भी कई बार नाइट शिफ्ट कर लेते थे। फैक्ट्री से हमारा घर लगभग 4 किलोमीटर दूर था। हमारे पास एक साइकिल थी। दिन में पापा लेके जाया करते थे और रात में मैं। लेकिन जब पापा भी साथ में नाइट शिफ्ट करने लगे मेरे साथ, तो हम लोग रात में साथ में ही छूट कर घर पर आते थे। रात में कुछ 3 बजे का समय चल रहा था। मैं और मेरे पिताजी फैक्ट्री से निकले। पिताजी मुझसे कहने लगे कि तू साइकिल लेकर घर पर चले जा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ तेरी मम्मी के पास। मैंने इस पे पिताजी से कहा कि नहीं, आप साइकिल से जाओ, मैं पैदल चले जाऊँगा। पिताजी ने कहा ठीक है। लगभग फैक्ट्री से निकल कर 1 किलोमीटर का रास्ता हमें साथ में चलना था। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं जिस जगह पर रहता था वो जगह वैसे भी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक पिताजी ने एक कुत्ते को मरा हुआ देखा और उसे देखकर पिताजी कहने लगे कि किसी गाड़ी ने शायद इसे ठोक दिया रहेगा। मैंने कहा कि हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। कि अचानक से हम लोगों ने देखा जो रास्ते की दाईं तरफ झाड़ियाँ थी, उनमें से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसा मानो 3-4 आदमी बैठकर हंसी मजाक कर रहे हो या कुछ खा पी रहे हो। पिताजी ने एकदम से साइकिल रोकी और फिर कहने लगे कि यहाँ से कुछ आदमियों की आवाज़ आ रही है, ज़रा विष्णु देख तो यहाँ पर कोई है क्या। मैंने कहा कि पिताजी अगर कोई होगा भी तो हमें उससे क्या, वो लोग अपनी मस्ती मजाक कर रहे हैं, हम आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, ये भी बात सही है। मैं दोबारा जब साइकिल पर बैठने गया तब हमें एक और आवाज़ सुनाई दी जो कि रास्ते के बाईं ओर से आ रही थी। वो आवाज़ किसी के चिल्लाने की, चीखने की आ रही थी। कभी ऐसा लगता कि कोई गुर्रा रहा है, मानो ऐसा लग रहा था कि एक भेड़िया और एक आदमी दोनों लड़ाई कर रहे हो, जिसमें भेड़िया उस आदमी को मार रहा हो और वो आदमी दर्द से चिल्ला रहा हो। हम अभी ये सब सुन ही रहे थे कि अचानक एक अजीब सी चीज़ हम दोनों ने वहाँ पर देखी। जो कुत्ता रास्ते पर मरा पड़ा था वो एकदम से गायब हो गया। मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे कि यहाँ पर कुत्ता था, वो कहाँ है। मैंने कहा पता नहीं, कहीं दिख ही नहीं रहा है वो। पिताजी और मैं एकदम दंग रह गए कि मरा हुआ कुत्ता गायब कैसे हो सकता है, और उस कुत्ते का जो खून था वो अभी भी रास्ते पर पड़ा हुआ था। मैं भी एकदम परेशान होकर पिताजी से कहने लगा कि हम तो यहीं खड़े हैं, यहाँ से कोई आता जाता भी नहीं दिखाई दिया, ना ही तो कोई गाड़ी दिखाई दी, फिर वो कुत्ता अचानक से कहाँ गायब हो गया। अभी ये सब सोच ही रहे थे कि वो जो भेड़िए की आवाज़ थी वो और ज़्यादा ज़ोरों से आने लगी। पिताजी ने कहा कि मुझे लगता है यहाँ पर रुकना ठीक नहीं, लेकिन किसी आदमी की भी आवाज़ आ रही है, हो सकता है कि उसे हमारी मदद की ज़रूरत हो। मैंने कहा कि हाँ पिताजी, आवाज़ तो आ रही है, हमें क्या करना चाहिए। तब मेरे पापा ने कहा कि चल कर देखते हैं। उसके बाद हम दोनों ही वो घनी झाड़ियों को हटाकर वहाँ अंदर जाकर देखने लगे, लेकिन रास्ते के दोनों ही तरफ मानो बड़ा सा चटियल मैदान था जिस पर झाड़ियाँ लगी हुई थी। जब
अंदर गए तब वो आवाज़ और ज़्यादा अंदर से आने लगी। हम दोनों ही अंदर जाते ही चले गए। लगभग 200 मीटर चलने के बाद हमें दूर कुछ सफ़ेद कपड़ा दिखाई दिया। जब उसके पास जाकर देखा तो पाया कि पेड़ पर एक सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ था और उस कपड़े के ऊपर खून की बूंदें लगी हुई थी। हमें ऐसा लगा कि क्या पता वही आदमी का ये कपड़ा हो। एक तो अंधेरा इतना था कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि अचानक से पेड़ पर से कुछ गिरा। जब हम लोगों ने नीचे गौर से देखा तो पाया कि ये वही मरा हुआ कुत्ता था जो अभी कुछ देर पहले रोड पर था। सोचने वाली बात ये थी कि वो कुत्ता वहाँ पर गया तो गया कैसा। अभी ये हम दोनों ही सोच रहे थे कि फिर से पेड़ पर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई भारी शरीर का आदमी पेड़ पर से छलांग लगाया हो और छलांग लगाते साथ वो उस मरे हुए कुत्ते को लेकर कहीं गायब हो गया। हम अभी ये सोच ही रहे थे कि हमने फिर से एक और अजीब चीज़ देखी। वो ये थी कि वो आदमी के वहाँ से गायब हो जाने के बाद उसके बड़े बड़े पैर के निशान वहाँ पर देखने को मिले। मैं और पापा ये सब देखकर तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसीलिए हम दोनों ने ही वहाँ से तुरंत निकलने का फैसला किया। हम दोनों जब वहाँ से भाग रहे थे तब ऐसा महसूस हो रहा था कि हमारे पीछे वही आदमी या वही दानव भागते हुए आ रहा है। हम लोगों ने अपनी साइकिल उठाई और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़े। उसके बाद वहाँ क्या हुआ ये हमें पता नहीं, लेकिन उस घटना के लगभग 1 महीने के बाद तक हम दोनों ही नाइट शिफ्ट नहीं करते थे। उसके बाद हम लोगों ने नाइट शिफ्ट ज्वाइन भी की और कुछ 6 महीना वहाँ पर काम करके उस जगह को ही हम लोगों ने छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी विष्णु जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये हमें आकाश ने भेजी है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं आज जो घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरी खुद की ही घटना है। मेरा नाम आकाश है। ये घटना 2021 की है। उस टाइम मुझे भूत प्रेत में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। जब भी कोई भूत की बात करता या कहानी सुनाता मैं बहुत ध्यान से सुनने लग जाता था। तो बात कुछ ऐसी थी कि हम गांव में रहा करते थे, लेकिन कुछ समय के लिए हम लोग शहर में रहने गए थे और जब शहर से लौट कर आए तो गांव में 1-2 दिन रहने के बाद मेहमान आने वाले थे और उन्होंने गांव में हमारा घर नहीं देखा था, तो मुझे उनको गांव के बाहर लेने के लिए जाना था। मेहमान जो भी थे वो लगभग रात के 9 बजे के आसपास आने वाले थे और उस टाइम मैंने एक नया फ़ोन लिया हुआ था। मुझे गेम खेलना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था। जब मैं गांव के बाहर जाकर रोड के पास एक दुकान के पास जाकर बैठ गया और गेम खेलने लगा, गेम खेलते खेलते पता ही नहीं चला कि रात के 11 कब बज गए। मेहमानों ने घर पे कॉल करके बोल दिया कि आज नहीं आ रहे हैं। पापा ने मुझे बताना ही भूल गए थे और मैं बैठा ही रहा। उनका वेट करते करते 11:30 हो चुके थे और वो आदमी दुकान बंद करके चला गया। अब थोड़ा सा टाइम और गया कि 12 बज गए। अब मुझे लगा कि हो सकता है वो लोग नहीं आने वाले हैं। मैं घर जाने के लिए उठा और आप लोगों को बता दूं कि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। मैं हर मंगल को हनुमान जी के मंदिर भी जाता हूँ। फिर मैं वहाँ से उठकर घर के लिए निकलने लगा। तभी वहाँ पर कोई मेरे पास आया। मैं उनकी शक्ल तो नहीं देख पाया, मगर उन्होंने बोला कि आ जा, तुझे कुछ दिखाता हूँ। मैं जब ये सुना तो मैं एकदम से खड़ा हो गया और मैं देखने लगा कि ये मुझे क्या दिखाने लेकर जा रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। मैंने भी कहा कि ठीक है, चलते हैं। हम दोनों ही चलने लगे। 1 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए इस बात को याद रखना। मैंने कहा कि ठीक है। इसके बाद में बोलने लगे कि अगर कोई तुम्हें पीछे से आवाज़ देकर भी बुलाए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना और चलते ही जाना। फिर हम चलते चलते एक जामुन के पेड़ के पास पहुंचे। उसके बाद अचानक से काली परछाई मेरे आजू बाजू से निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है
तो कभी लग रहा था कि कोई हंस रहा है। एक बार को यूं भी लगा कि कोई बच्चा और औरत है जो मुझे अपने पास में बुला रहे हैं। जब मैंने उनको देखा, जो मेरे साथ थे वो ऐसे ही चल रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। थोड़ी दूर और चलने के बाद वो रुके। मुझे तो पसीने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो तुम सोच रहे हैं, इन सब के बारे में सोचना छोड़ दो। इन सब में बहुत खतरा है। मैं तभी समझ गया। वो बोलना चाहते थे कि जो मैं भूत प्रेत के बारे में सोचता रहता हूँ, और एक बार तो मैंने रात को भूत देखने जाने के लिए भी सोचा था, मगर फिर मैं ही नहीं गया। जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे समझ आ गया कि किस बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मेरा हाथ पकड़े पकड़े ही रखा था और वापस मुझे अपने साथ गांव तक ले आए। गांव आते ही उन्होंने कहा कि आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैं आगे चलता रहा। मेरी तो एकदम से सिट्टी गुल हो गई थी। शायद जो मैंने देखा था वो मुझे खुद को भी यकीन नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल हैरान था। मैं सीधा सीधा चलते रहा। घर आ गया, पता ही नहीं चला। जो मेरे साथ थे वो कहाँ गए घर के पास आकर, ये एकदम से अजीब बात थी। घर आकर मैं सीधा सो गया। पापा जी ने कहा कि तू कहाँ रह गया था अब तक। मैंने बिना कुछ बोले चुपचाप सोना ही ठीक समझा। अगले दिन मुझे बुखार था, पर मैं जल्दी ठीक हो गया। तब से मैं हनुमान जी को और ज़्यादा मानने लगा और भी ज़्यादा भक्ति करने लगा। मुझे लगता है कि वो हनुमान जी ही थे जो मुझे बताने आए थे कि ये जो तू कर रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोग ही बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि वो कौन होगा। तो दोस्तों, ये थी आकाश की एक छोटी सी आप बीती। उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।